डियर स्टूडेंट, हमने अपने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के मीनिंग, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे होती है, नेगेटिवली चार्ज कैसे होती है। बेसिकली चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या जानते हैं आप? एडिटिविटी एडिशन, सिंपल एडिशन है। मेरे पास एक एक्सटेंडेड बॉडी है। एक्सटेंडेड बॉडी कहते हैं जो बहुत सारे रीजन्स को अपने अंदर कंटेन करती है। इसके डिफरेंट रीजन्स पे डिफरेंट चार्जेस प्लेस्ड हैं। द टोटल चार्ज in an extended body is algebraic sum of the electric charges in different parts of the body. तो मेरे पास यहां पे चार्ज मानिए +10 क्यूब है, यहां पे चार्ज मेरे पास क्या है -8 क्यूब है, यहां पे चार्ज मेरे पास क्या है +8 क्यूब है, यहां पे चार्ज मेरे पास क्या है +2 क्यूब है। तो जब मैं नेट चार्ज कैलकुलेट करूंगा तो क्यू नेट कितना आएगा मेरे पास? +10 क्यूब -8 क्यूब +8 क्यूब +2 क्यूब, कितना आ गया? 12। तो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन चल रहा है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम आते हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन। ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? आपने एक टर्म पढ़ी है, आइसोलेटेड। ये पर्सन आइसोलेटेड है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ कहता है, इसने जो काम करना करना, ये आइसोलेटेड है, ये इस दुनिया में नहीं रहता। इसी तरह हम बॉडी यूज करेंगे आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज बॉडी। इसका मतलब है उस चार्ज बॉडी पे जो नियर बाय चार्जेस प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है द चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड body is an integral, the total charge on an isolated body is integral multiple of E. E को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑन मोड वैल्यू, ये इसकी बेसिक वैल्यू। एंड क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो कौन से चार्जेस बॉडी में पॉसिबल है? +E +2E +3 एंड सो ऑन, और -E -2E -3 एंड सो ऑन। ये चार्जेस पॉसिबल है बॉडी पे, पर ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं कि 1.2E प्लस, ये नहीं। ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं, -4.3 ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब भी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो होल नंबर में ट्रांसफर होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, आधा इलेक्ट्रॉन बाद में चला जाएगा, नहीं। कि अभी मुंडी जा रही है उसके बाद का पार्ट बाद में जाएगा, नहीं। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? होल नंबर में ट्रांसफर होते हैं। तो टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। अच्छा, और इस चार्ज को जो एक बॉडी है, बॉडी तो ह्यूज साइज की भी हो सकती है, तो चार्ज कहां पे होगा? हम बॉडी पे चार्ज एक पॉइंट पे कंसिडर करते हैं, इसलिए हम एक टेक्निकल टर्म यूज करेंगे, पॉइंट चार्ज। अब बॉडीज तो बहुत बड़ी बड़ी है, अब हम उसे पॉइंट चार्ज कैसे ट्रीट करेंगे? ये दो बॉडीज हैं, सिंपल बॉडी। इनकी डायमेंशन जो है ना, इनका जो साइज है बॉडी का, वो इन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल है। जब ये नेग्लिजिबल है तो हम इस बॉडी को कैसे ट्रीट करेंगे? पॉइंट चार्ज। Is it clear? When the dimension of the body is far less than the distance among the charges, we treat this body as a point charge. और इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की जो प्रॉपर्टी है ना, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल तक है, जो आंखों से नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसे क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Charge neither created nor destroyed. We can change one form of charge. Charge neither created nor destroyed. The charge on an isolated system remains constant. जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं ना, तो सिस्टम में 2 या 2 से ज्यादा बॉडी होती है, एक सिंगल बॉडी सिस्टम नहीं होता। जब 2 या 2 से ज्यादा इंटरेक्टिंग बॉडीज होती है ना, तो उसे सिस्टम कहते हैं।
तो मैंने क्या कहा, चार्ज नीदर क्रिएटेड नॉट destroyed, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब कैसे करेंगे इसको, कैसे शो करेंगे, मेरे पास एक ग्लास रॉड है, मेरे पास एक सेल्फ रॉड है साहब, जब मैंने कुछ नहीं किया था इसका क्यू नॉट जो नेट चार्ज है वो जीरो है ना, क्यों नेट चार्ज जीरो है, क्योंकि इस पे जब ना कोई चार्ज नहीं, इस पे जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। अब मैंने रब कर दी, रब करने पे क्या आई, ये जो ग्लास रॉड थी आपकी, ये ग्लास रॉड है ना, और ये क्या था, सिल्क रॉड। जो ग्लास रॉड में था ना, ये इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, जो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे कितना चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पे कितना चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आया उतना उस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो। तो चार्ज बिफोर रबिंग, ये बिफोर रबिंग था और ये क्या है, आफ्टर रबिंग है। तो बिफोर रबिंग भी नेट चार्ज जीरो था, हमने रब किया बॉडीज को तभी नेट चार्ज क्या है हमारा, जीरो है। अब इससे एक प्रॉपर्टी अराइज आती है, अब हम कहते हैं कि जो दो चार्जेस, अगर हम दो चार्ज बॉडी पास में ला रहे हैं तो क्या होगा, हम दो चार्ज बॉडी को क्या कर रहे हैं, पास में ला, तो दो चार्ज बॉडी को पास में लाने से क्या होगा, मेरे पास ये ग्लास रॉड है, क्या सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज फिक्स कर रखा, दूसरी रॉड में कौन सी ला रहा हूं, ग्लास रॉड इसके पास में ला रहा हूं, तो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये रिपेल हो रहे हैं, और ये ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड है। अब मैंने क्या किया, इसी ग्लास रॉड के पास मैंने क्या किया, एक एबोनाइट रॉड लिया। एबोनाइट रॉड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन करती है एबोनाइट रॉड। अब इनके बीच में क्या हुआ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल दुश्मनी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट प्यार। सिंपल बात है, अपोजिट थिंग अट्रैक्ट करती है और सेम थिंग क्या करती है, रिपेल करती है। और इसकी एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हमने पढ़ा मोशन चैप्टर में, एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो लाइन ड्रॉ करके क्या किया हमने, उसको मार्क करके ऑन ए मार्क गेट सेट गो सबको दौड़ा देते हैं, जो आगे दौड़ जाता है फर्स्ट आ जाता है, पर आपकी इनिशियल पोजीशन तो वही है, पर चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है, चार्ज जो रेस्ट में है, जो मैग्नीट्यूड, अब बॉडी अगर मोशन में आ जाएगी तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज नहीं होगा। हमारा मास वेरी करता है, वी नो दैट, आइंस्टाइन ने रिलेशन दिया था 1 - v²/c² पावर 1/2। मास वेरी करता है पर चार्ज नहीं। ये भी तब वेरी करता है जब वीसी के कंपेरेबल होता है, जब वीसी के कंपेरेबल नहीं होता तब ये भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, इसमें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ। आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है ना, उसमें दो मास बॉडी क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, दो मास बॉडी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यहां पे क्या है, 2 पॉइंट चार्ज, इस पे चार्ज कितना है, Q1, इस पे चार्ज कितना है, Q2, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, R। सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। मतलब जो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्सेस होते हैं वो अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। तो अब डेफिनेशन पे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion acting between 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. अब ये directly proportional sign आया है and act along the line joining the charges। इस फोर्स में खासियत होती है,
ये फोर्स जो चार्जेस को लाइन ज्वाइन करती है उसके अराउंड करता है। तो ऐसे फोर्सेस क्या कहलाते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट का एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाती है? पर मीटर इन फ्री स्पेस। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का? 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब एक सिंबल आया तो इसका स्पेसिफिक मीनिंग भी क्यों? इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या है? एप्सिलॉन नॉट सिंपली इंडिकेट द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। कैसे मैं समझाता हूं। ये दो चार्जेस एयर में प्लेस्ड है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, Q2 पे जा रही है, इंटरेक्ट कर रही है। कितनी पहुंच रही है Q2 का, वो मीडियम पे डिपेंड करता है। और एयर है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एयर परमिट कर देगी। पर अगर हम मीडियम प्लेस कर देंगे तो वो मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को परमिट करता है चला जाए, और कितनी को एब्जॉर्ब करता है, परमिट करता है कि मैं इसे एब्जॉर्ब करूं। तो सिंपली इट इज इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब मैंने बात किया, मैंने एयर में चार्जेस प्लेस कर रखे थे, अब मैंने मीडियम फिल कर दिया। मीडियम में क्या होगा? वाटर कर दो, ग्लास कर दो, कोई मीडियम फिल जिसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वैल्यू। तो अब जब मैंने मीडियम प्लेस किया तो फोर्स कितना एक्ट करेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था ना वो यहां पे आएगा K। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, जब भी K आएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा, ये एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लिकेशन में लगा देना, और न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में। अब एक मीनिंग आ गया एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन के। इसे क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि आपका मीडियम आ गया ना, पहले एयर था, अब मीडियम आ गया। अब यही फोर्स कितना रह जाएगा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज F बाय K। फोर्स इंक्रीज करा या डिक्रीज करा? डिक्रीज किया बाय फैक्टर के। इसका मतलब एयर में फोर्स मैक्सिमम एक्ट कर रहा था, जैसे जैसे मीडियम प्लेस करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उनके बीच में फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता। अब इस कूलम्ब्स लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है? ये बहुत लार्ज डिस्टेंस है, वेरी लार्ज डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का है उस तक एप्लीकेबल है। सेकेंड पॉइंट, इट इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल। थर्ड थिंग, अगर हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके नियर बाय अदर चार्जेस हैं, तो उनकी प्रेजेंस का कोई इफेक्ट इनके मैग्नीट्यूड पे नहीं है। एंड फोर्थ पॉइंट, अगर हम मीडियम प्लेस कर देंगे चार्जेस के बीच में तो फोर्स क्या करेगा? एयर के बीच में जो फोर्स है, जो मीडियम एयर था उसके कंपैरिजन में फोर्स क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा बाय फैक्टर के। अब इसका ना वेक्टर फॉर्म आता है। इसके वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं? मुझे कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप वेक्टर क्वांटिटी जानते हैं क्या होती है? अरे आपने पढ़ी होगी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये देखिए, हमारे पास इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है F12, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब इस पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? F21,
फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना। अब इसमें एक डायरेक्शन आती है, देखो R12 क्या है, इस पे एक डायरेक्शन आती है R21 क्या है। हमने कहा ना फोर्स ऑन F1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो यूनिट वेक्टर ये क्या R12 यूनिट वेक्टर है पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, यूनिट वेक्टर। इस फोर्स को कैसे लिखेंगे, वेक्टर F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R12 क्या है, ये R12 क्या डिनोट कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को। किसको डिनोट कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को। अब R12 क्या किसके बराबर है, वेक्टर R12 अपॉन वेक्टर R12 का मॉड वैल्यू, वेक्टर R12 ये R। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो हम वेक्टर लेंगे R12 वेक्टर R21 मॉड वैल्यू ये R के बराबर है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो फोर्स कितना हो गया वेक्टर F12 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर R12 वेक्टर अपॉन R 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R की पावर 3 R12 वेक्टर। सिमिलरली हम लिख सकते हैं F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, कितना आ जाएगा ये 1/4πε0 Q1 Q2 R की पावर 3 R21 वेक्टर। मैं बता रहा हूं ना ये दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर है, पर अंतर क्या है, डायरेक्शन का। और ये डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। ये इसका नेगेटिव वेक्टर है, ये इसका नेगेटिव वेक्टर कह सकते हैं, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी ना। अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दें वही क्या आ जाता है, नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। इस पे फोर्स कितना है, F12, इस पे फोर्स कितना है, F21। ये फोर्स कैसा हुआ, एक्शन फोर्स। ये फोर्स क्या हुआ, रिएक्शन फोर्स। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या था, पढ़ा था ना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और एक बॉडी पे नहीं, दोनों डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं। F12 फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है, Q1 ड्यू टू Q2, और F21 फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, Q2 ड्यू टू Q1। तो कूलम्स लॉ इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम आते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ी है ना बेस वाले चैप्टर में। जब दो या दो से ज्यादा वेव एक साथ ट्रेवल करती है तो क्या होता है, उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। इसी प्रिंसिपल को यूज करेंगे। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसे हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हमारे पास ना एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, एन चार्जेस है हमारे पास। कितने चार्जेस है हमारे पास, एन चार्जेस है। The net force acting on a point charge due to nearby charges is vector sum of the forces acting due to individual charges at that point. इसका सिंपल मीनिंग, अगर मैं Q2 के कारण Q1 पे फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो बाकी चार्जेस को क्या मानूंगा, एब्सेंट मानूंगा। Q3 के कारण Q1 पे फोर्स कैलकुलेट करूंगा ना, तो मैं अदर चार्जेस को क्या मानूंगा, एब्सेंट। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। अब मैंने वेक्टर F12 कैलकुलेट करना है, तो मुझे डायरेक्शन तो इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। R12 कैप ऐसे, R13 कैप ऐसे, R1n कैप क्या ऐसे। तो फोर्स F12 कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1
Q2 R12 square vector and R12 here. F13 कितना हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 R13 square R13 क्या and so on. तो F1n कितना हो जाएगा? 1/4 pi epsilon naught Q1 Qn R1n square R1n क्या है? मैंने इसे वेक्टर साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज स्केलर है। हम वेक्टर r डॉट r करेंगे ना, जैसे वेक्टर r12 डॉट वेक्टर r12, ये क्या हो जाएगा? r12 स्क्वायर। तो अब इक्वेशन फर्स्ट जो मेरे पास है ना, जो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, अब इक्वेशन फर्स्ट में मैं क्या करूंगा? वैल्यू पुट करूंगा। इक्वेशन फर्स्ट 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12 square R12 cap and so on plus 1/4 pi epsilon naught Q1 Qn R1n square R1n cap। तो मैं इसे ना समीशन की फॉर्म में ले आऊंगा। Q1 upon 4 pi epsilon naught sigma I is equal to 1 to n Qi R1i square R1i क्या है? तो ये क्या हुआ? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो मतलब एक पॉइंट चार्ज पे हमने अदर चार्जेस के कारण फोर्स को क्या किया? कैलकुलेट किया। अब हमने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज? सिंपल फॉर्म में a region in which charges are closely spaced, एक ऐसा रीजन जिसमें चार्जेस क्या होते हैं? क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहलाता है। मैं सिंपल एग्जांपल दूं, कॉन्टिन्यूटी मतलब एक बस है, मेरे पास वॉल्वो बस है, उसमें पैसेंजर अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए, वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं लोकल बस की। बस जितनी सीट है उससे ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, क्लोजली स्पेस्ड है, एक के पीछे धक्का मुक्की, दैट इज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। समझ में आ गया? अब ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम की काइंड्स कितनी है इसकी? 3 है। फर्स्ट लीनियर, सेकंड सरफेस, थर्ड वॉल्यूम। जब हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 1 डायमेंशनल होता है तो कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 1 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के लोग, सिंपल सिंगल एक्सिस। हमारे पास एक वायर है, थिन वायर, उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q। इसकी लेंथ कितनी है? L। Q चार्ज अलोंग द लेंथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक टेक्निकल टर्म आएगी लैम्डा। लैम्डा को कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर। हमारे पास व्हेन द कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज 2 डायमेंशनल, जब ये 2 डायमेंशनल होता है, हमारे पास एक सरफेस है, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज है? Q। एरिया कितना है? A। तो ये क्या कहलाएगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी टेक्निकल टर्म आती है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। When the continuous charge distribution is 3 dimensional, x, y, z, 3 एक्सिस इन्वॉल्व है, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है V वॉल्यूम में, तो इसकी टेक्निकल टर्म क्या आती है? रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पॉइंट वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर क्यूब। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की 3 काइंड है। लीनियर, जब चार्ज 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूटेड है,
और वॉल्यूम 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे कंसर्न लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पॉइंट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पॉइंट एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम पर यूनिट चार्ज। इन टेक्निकल टर्म्स को आगे यूज करेंगे अगले चैप्टर्स में, इसलिए यहाँ क्लियर होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो भी लेक्चर दिया है वो बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में समझाने की कोशिश करी है, और मेरी आगे भी ये कोशिश होगी कि मैं आपको बहुत सिंपल मैनर में फिजिक्स को समझाऊं बाय इम्प्लीमेंटेशन। पर आजकल का जमाना है कि लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करोगे मेरा हौसला बढ़ेगा, और मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।